नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ का वाराणसी दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वाराणसी पहुंचे प्रविंद। आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रविंद अपनी पत्नी के साथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बच्चों ने प्रविंद जगन्नाथ झंडा दिखाकर उनका स्वागत किया है। तो यह हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ का वाराणसी दौरा, 3 दिवसीय दौरा ये, और इस दौरान उनकी पत्नी भी इस दौरे में उनके साथ हैं। तो एक और बड़ी और अहम जानकारी, मनोज गुप्ता पीडब्ल्यूडी के नए विभागाध्यक्ष बना दिए गए। मनोज गुप्ता को पीडब्ल्यूडी का ईएनसी बना दिया गया है। मंत्री जितिन प्रसाद ने मनोज गुप्ता की तैनातगी की है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री जितिन प्रसाद ने मनोज गुप्ता की तैनातगी के आदेश जारी कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को नया विभागाध्यक्ष मिल गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने जानवरों और पक्षियों की प्यास बुझाने की पहल की। इसे लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निर्देश दिए हैं कि गर्मी को देखते हुए ग्रामीणों के उपयोग और पशु पक्षियों को पानी पीने के लिए नहरों और नलकूपों से तालाब भरने के कार्य जल्द पूरे किए जाएं। साथ ही नहरों में टेल तक पानी की पहुंच सुनिश्चित की जाए। नए निर्देशों के बाद अब क्षेत्रीय अभियंताओं ने राजकीय नलकूपों, लघु जो नहरें हैं वहां पर बड़ी पंप नहरों के संचालन के संबंध में सक्रियता बढ़ा दी है। उम्मीद की जा रही है कि सप्ताह के अंदर ही खाली तालाबों को पानी मिल जाएगा। दिए गए निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी सूरत में बारिश तक तालाब खाली नहीं होने चाहिए। इसके लिए पंचायत से संपर्क करके समाधान किए जाएं। रेल में यात्रा के दौरान आपने कोच में खाना खाया होगा। यह अनुभव अब आप बिना यात्रा किए पा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर पुराने कोचों में रेस्टोरेंट खोलने की योजना बनाई जा रही है। पहला रेल कोच रेस्टोरेंट आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन के बाहर खुली जगह में खुलेगा। रेल कोच रेस्टोरेंट के आसपास रेलवे हेरिटेज पार्क भी विकसित किए जाएंगे। रेलवे के पास 28 पुराने कोच कैंट स्टेशन पर रखे हुए हैं। इनमें कोविड के दौरान आइसोलेशन कोच भी बनाए गए थे। आगरा रेल मंडल की वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि पुराने कोचों को मिलाकर रेस्टोरेंट खोलने के लिए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, पहला कोच रेस्टोरेंट ईदगाह रेलवे स्टेशन के बाहर बनाया जाएगा। आकर्षक ढंग से इसकी सजावट होगी। नामी गिरामी रेस्टोरेंट चेन और फार्मर्स जो है टेंडर इनके आमंत्रित किए जा रहे हैं। रेलवे की विरासत के प्रदर्शन के लिए रेलवे के आसपास हेरिटेज पार्क भी विकसित किया जाएगा। रेल कोच रेस्टोरेंट सब देश में खोलने की कोई एक पॉलिसी नहीं है, पर डिविजन्स ने अपने लेवल पे जहाँ प्रपोजल था या जहाँ ऐसा ज़रूरत फील होती थी कि ये कोई टूरिस्ट एरिया है, उस हिसाब से अपने लेवल पर इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे कि मुंबई में, नागपुर में ऐसा किया गया है, उसी तरह से आगरा की भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर हमें एक प्रपोजल रिसीव हुआ है, जिसके बेसिस पे हम लोग रेलवे की जो खाली स्पेस है ज़मीन को यूटिलाइज करते हुए वहाँ पे एक रेलवे का हेरिटेज पार्क और कोच रेस्टोरेंट खोलने की योजना कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत ही जल्द आने वाले हफ्ते में एक ओपन टेंडर के माध्यम से बिड्स इनवाइट। भारतीय रेल अभी तक आवागमन के लिए जानी जाती है, लेकिन अब रेल मंत्रालय द्वारा रेल का एक अलग ही कायाकल्प, अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली और मुंबई से हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं रेल रेस्टोरेंट की। ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जहां पर रेल के डब्बों में अलग अलग तरह के व्यंजन आपको खाने को मिलेंगे। इसमें आपको ना ही रेल टिकट लेने की आवश्यकता होगी, ना ही रेल प्लेटफॉर्म। और आगरा की बात करें तो यह ईदगाह बस स्टैंड के पास, जहां पर रेल परिसर की रेलवे की ज़मीन है, वहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। इसकी शुरुआत बहुत ही जल्द आगरा में होने जा रही है। और यहाँ पर रेल रेस्टोरेंट के साथ में रेलवे का हेरिटेज पार्क भी बनाया जाएगा, जिसके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कह सकते हैं कि रेल ने एक अपने आप को नई दिशा और नई सोच के साथ भारत के लोगों के लिए एक नई
उमंग और नए जोश के साथ एक नई शुरुआत, नया दौर किया है, जिससे लोगों को तरह तरह के व्यंजनों का लाभ लिया जा सके, क्योंकि अभी तक यात्रियों को रेल के अंदर ही या रेलवे स्टेशन पर ही खाने के लिए व्यंजनों स्वाद ले सकेंगे। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ की मां और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अनिरुद्ध जगन्नाथ की पत्नी श्रीमती सरोजनी जगन्नाथ ने अपने जन्मदिन पर मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनका नगाड़ा और शहनाई की धुन के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉरिशस और भारतीय संस्कृति में अंतर नहीं है, दोनों की संस्कृति एक जैसी है। मां की कृपा से ही दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो उन्होंने कहा, मेरी किस्मत है कि माता रानी का दर्शन मिला, आज का दिन मेरे लिए विशेष है। वहीं दर्शन पूजन के बाद वो अष्टभुजा गेस्ट हाउस पहुंची, जहां अल्प विश्राम की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई थी। Indian culture, I think it's the same as in Mauritius. It's not कुछ फर्क नहीं है, same. And for me, today it has been very special because today is my birthday. Oh, happy birthday! And at the same time, I had the chance of coming for prayers here, and you don't get the opportunity every day. I think ये मेरा किस्मत ही है. This is why I say it's a very special day, memorable, and of course, those who come here, it's very spiritual. बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने उसके गुर्गों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसके 25 करोड़ 63 लाख का बैंक फ्रॉड करने वाले माफिया के गुर्गे लखनऊ निवासी शकील हैदर समेत 5 पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। इसमें हिंद कंक्रीट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी आरोपी बनाया गया है। इसमें शकील समेत 4 अन्य आरोपी डायरेक्टर हैं। ईडी ने ये केस सीबीआई को हैंडओवर करते हुए आरोपियों पर 2 महीने पहले दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सीबीआई की लखनऊ एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 फरवरी 2020 को 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत अन्य आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की थी। पीएनबी गोमती नगर के एजीएम श्याम नारायण पांडे ने आरोप लगाया था कि कंपनी की बैलेंस शीट में फर्जीवाड़ा करके उन्होंने इसके खाते की कैश क्रेडिट लिमिट बढ़वा ली। इसके लिए दावा किया था कि कंपनी के बयान उत्पादन हिंद बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड खरीदेगी। हालांकि कंपनी कुछ ही समय बाद किस्त भरना बंद करती नजर आई। यही नहीं, शकील ने बैंक में बंधक बनाई गई संपत्तियों को भी बेच दिया। इस मामले में बैंक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए शकील को पिछले साल जेल भेजा गया था। अब ईडी भी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती नजर आई है। वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में भी बाबा के बुलडोजर का कारनामा देखने को मिला। यहां प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आज एक अपराधी के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त किया गया। जिस मकान को अपराधी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए बनाया था, दरअसल ये मामला हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव का है। यहां पर गैंगस्टर रोहित यादव के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। उसके अपराध से गांव में दहशत का माहौल बना रहता है, जिसके चलते उसने गांव की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए आलीशान मकान बना लिया था। सीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम ने भारी तादाद में पुलिस बल तैनात करते हुए 2 बुलडोजरों से अवैध मकान को ध्वस्त करने का काम किया है। ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपना मकान बना लिया गया था। इसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 राजस्व संहिता के अंतर्गत मुकदमा भी चला, जिसमें ये लोग अंतिम रूप से हार गए हैं। तो इनको समय दिया गया था कि यदि ये अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लेंगे तो प्रशासन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, परंतु इनके द्वारा समय उपरांत भी अपना अतिक्रमण नहीं हटवाया गया। इसलिए आज ग्राम सभा की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हमारी और सीओ साहब की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ मौके पर आकर हटवाया जा रहा है। रोहित यादव, जिनके ऊपर लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो 302, 307, 385, 387 और 395 जो संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर भाई ही भाई का जान का दुश्मन बन बैठा। दरअसल जिले के रानीगंज के खतनपुर गांव में संजय यादव पर उसके भाई अजय यादव ने
चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। हमले में संजय को सीने में और हाथ में चोटें आई हैं। आनन फानन में संजय को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। थाना रानीगंज के गांव खटनपुर से संजय यादव पुत्र शिवशंकर यादव को उसी के सगे भाई अजय यादव के द्वारा जमीनी विवाद को लेकर चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मजरूब का प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में कराते हुए उसके बेहतर उपचार के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया। घटना से संबंधित विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना रानीगंज व पट्टी की संयुक्त टीम का गठन करते हुए लगातार दबिश दी जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। नोएडा में एनसीआर में मास्क अनिवार्य किए जाने के बाद रायबरेली जिला अस्पताल में इससे जरूरी कर दिया गया है। यहां ओपीडी में मास्क के बिना मरीजों का आना मना है। हालांकि मास्क न होने पर अस्पताल प्रबंधन खुद मुफ्त में मास्क उपलब्ध करा रहा है। जिला अस्पताल की सीएमएस का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां भी मास्क लगाना अनिवार्य हो गया। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि इस समय एहतियात बेहद जरूरी है। हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खांसी या बुखार के लक्षण अगर महसूस हो रहे हैं तो जांच जरूर करवा लें। रायबरेली जनपद में हम लोगों ने भी तैयारी कर रखी है। अगर कोई मरीज बिना मास्क का ओपीडी में आता है तो हम लोग उसको मास्क देते हैं और सभी सम्मानित नागरिकों मरीजों को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और हाथ बार बार धोते रहें। कोशिश करें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न जाएं। दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर यूपी के फर्रुखाबाद तक हर जगह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। एक बार फिर से फर्रुखाबाद में एक अभियान के तहत अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई ऐसी कि जिसका पूरा कैलेंडर तैयार हुआ है। शहर में बुलडोजर की कार्रवाई 20 अप्रैल यानी कि आज से शुरू होकर 18 मई तक चलेगी। पालिका ने शहर में कुल 22 जगहों पर बुलडोजर चलाने के लिए चिन्हित किए हैं। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाया जा रहा है। फर्रुखाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान छुट्टियों को छोड़कर कुल 22 दिन तक चलेगा। इसको लेकर ईओ नगर पालिका ने पुलिस प्रशासन से फोर्स की मांग की है। आज अभियान का पहला दिन है। लगातार 21 वर्किंग डेज में हम लोगों ने प्लान जारी किया है। नगर पालिका ने जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए हुए हैं और आज सुबह से ये अभियान जारी है। पहला दिन बीबीगंज चौकी से लेकर टाउन हॉल तक विरोध नहीं हुआ। लोगों ने सहयोग दिया है और शासन का भय भी है लोगों में। उन्होंने खुद भी अतिक्रमण हटाया और बाकी हम लोग बनवा दिए। तो वहीं बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने लोगों की समस्या सुनने और निस्तारण के लिए अनोखी पहल की है। सांसद ने आज सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में जनता दरबार लगाया। रेल यात्रियों की समस्या सुनने के लिए सांसद ने 30 किलोमीटर तक पैसेंजर ट्रेन में सफर किया और सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत भी की। इस दौरान महिलाओं ने ट्रेन में सुरक्षा बढ़ाने, स्टेशन पर शौचालयों को साफ सुथरा रखने, रूट पर नई ट्रेन चलवाने की मांग रखी है। सांसद ने रेल डिब्बे बदल कर यात्रियों की समस्या सुनी। तो वहीं जब सांसद खेकड़ा स्टेशन पहुंचे तो जनता ने उनकी फूल बरसाकर स्वागत उनका किया है। साथ ही जन सुनवाई के बाद सांसद ने लोगों की जिन समस्याओं को सुना उसका निस्तारण करने का भरोसा भी दिलाया। क्या जब रेलवे के प्रवास के समय आप सब लोग आए और जो दैनिक यात्रियों की जो समस्याएं हैं आज अपने सामने आई, विशेष रूप से हम बड़ौत से आज बैठे। बड़ौत में टिकट विंडो जो है, जो खिड़कियां हैं वो कम है, समय पे खुलती नहीं। टॉयलेट सरकार ने बनवाई, टॉयलेट को बंद करके रखा जाता है, लेकिन आज ही जो है वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर थे उनको कहा कि आज से वो खुलेंगे। गोंडा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कट्टरपंथी चेहरा देखने को मिला। कट्टरपंथियों ने बीजेपी का सपोर्ट करने पर एक युवक को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया और उसे बीजेपी का सपोर्टर बताकर मस्जिद में घुसने ही नहीं दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे मस्जिद के बाहर से भगा दिया गया और फिर लाठी डंडों के साथ उसके घर पर धावा बोल दिया गया। इसकी सूचना मिलने पर एसपी संतोष मिश्रा खुद पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, उसके गांव पहुंचे। सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पीड़ित युवक ने
लुकमान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का पूर्व महामंत्री रहा है और चुनाव में उसने बीजेपी का साथ भी दिया था। फिलहाल युवक की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बाबा के मजार पे घर के पास में थोड़े से जाने लगे, वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, जलीस और उनके साथी कुछ 4-6 लोग लड़के वो मिल गए, रास्ते में रोका और बहस होने लगी। कहने लगे कि तुम लोग नमाज या बाबा के यहाँ क्यों जाते हो, क्योंकि तुम भी काफिर हो, क्योंकि तुम और तुम्हारे परिवार वाले सब भाजपाई हैं और उस पार्टी से जुड़े हैं जो आज मस्जिद और मदरसों से लाउड स्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बात पे बहस होने लगी। उसी में उन लोगों ने हम लोगों पर हाथापाई की और मारपीट करने की कोशिश की। हम लोग किसी तरह बच बचा के अपने घर पे चले आए। जनपद गोंडा में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में बनकटवा गांव में मोहम्मद लुकमान, इन्होंने एक आज तहरीर दी कि उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट किया है और ये मारपीट करने वालों में जलीसे, साहिल, मुनव्वर इत्यादि का नाम दिया है। और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने इस बात पे मारपीट किया इनके साथ में कि ये बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री रहे हैं और इनको ये चिढ़ाते थे कि आप नमाज क्यों पढ़ने जा रहे हो। इन सब तथ्यों के साथ में एक तहरीर दी। इस तहरीर पे स्वयं मैं मौके पे खुद आया हुआ हूँ यहाँ पे इस गाँव में, और इस तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अलीगढ़ महानगर में पिछले कई दिनों से लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। थाना सासनी गेट इलाके में एक युवक की ओर से सीताराम का जाप किया जा रहा था, तभी कुछ अराजक तत्वों ने आकर उसके साथ मारपीट कर दी। जानकारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीड़ित के साथ थाना सासनी गेट पहुंचे। मामले में आरोपी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। दरअसल अलीगढ़ के थाना सासनी गेट में दिनेश चंद्र नामक व्यक्ति अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर सीताराम का भजन कर रहा था, तभी वहां पर विशेष समुदाय के 4-5 लोग पहुंचे और दिनेश चंद्र के साथ मारपीट करने लगे। कर रहा था सीताराम 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 बोलिए। मस्जिद पे आए थे, क्या बक रही हो आप, मुझे मार बुझा पर छोड़ने लगेगा, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, कमजोर है। कितने लोगों ने मारपीट की? एक आदमी था, बाकी संग में 3-4 आदमी थे। मैं नाम तो पर से नहीं हूँ। तो बयान कर रहे थे आप? बयान कर रहा था मोहल्ले में। वो प्रतिदिन मंजन करते जा रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे, अपना धार्मिक जयराम सीताराम सीताराम करके ऐसे कर रहे थे। वहीं 4-5 मुस्लिम समुदाय के लोग लड़के निकले, तो उनमें से एक ने उठ कर दी, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद में उनको डॉक्टरी परीक्षण के लिए ले जाया गया था। वहाँ से वापस थाने में सासनी गेट थाना लगता है, यहाँ लेकर आए हैं और तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सही धाराएँ लगाई जाएंगी और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गाजियाबाद के लोनी नहर बस डिपो से गाजियाबाद पुराना बस अड्डा तक इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फीता काटते हुए किया। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक बसों में एसी, सीसीटीवी और फायर सिलेंडर की सुविधा साधारण किराया रखते हुए की गई है, जिसमें आम व्यक्ति कहीं भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये बसें नहर बस डिपो लोनी से तिराया टीला मोड़ होते हुए गाजियाबाद पुराना बस अड्डा के लिए रवाना होंगी। सरकार के द्वारा ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी इनमें बैठ के सफर करूं, इन गाड़ियों से बढ़िया ये बसें। तो जो अंतिम व्यक्ति है, जो व्यक्ति गरीब है, उसकी व्यवस्था बैठने की शानदार हो, उसको अच्छा मकान मिले, उसको बिजली सस्ती मिले, उसके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था हो, एजुकेशन की व्यवस्था हो, चिकित्सा की शानदार व्यवस्था हो। इस सब की चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य की सरकारें कर रही है। जहां तक लौनी की बात है, लौनी के अंदर परिवहन के नाम पे 0 है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। आग की लपटों से कई हेक्टेयर वन भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है। इसको लेकर विभागीय अधिकारी अभी सिर्फ अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आग लगने की घटनाओं के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। नहीं, कल उस पर भी हमने चर्चा करी है और उसके लिए भी जो है जो जरूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। किस तरीके से जो आग लग रही है उस आग को कम करने के लिए, उसको बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की मदद से राज्य में एक अनुसंधान केंद्र बनाने को आगे बढ़ रही है। ऐसा कहना है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जीता है,
जिसके चलते राज्य में कई तरह की आपदाओं का प्रदेशवासियों को सामना करना पड़ता है। तो वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण राज्य है। इसको लेकर एक ऐसा अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है जो आपदा से पहले बता सके कि कहां पर और किन क्षेत्रों में आपदा आ सकती है, ताकि आपदा से पहले ही लोगों को बचाया जा सके, साथ ही पर्यटकों को भी हताहत होने से पहले सूचित किया जा सके। देखिए, हमारा प्रदेश जो है बहुत ही विभिन्न कठिन भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी आपदा का, किसी न किसी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है या ग्लेशियर से संबंधित चीज़ें हैं या भूस्खलन है, इन सभी का हमें सामना करना पड़ता है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। उसको लेकर अभी हम जल्दी और भी हमारा जो एक अनुसंधान केंद्र है, हम अनुसंधान केंद्र बनाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है और जल्दी से जल्दी उस पर काम होगा। और जो ग्लेशियर से संबंधित आपने चिंता व्यक्त की है, उस पर भी हमारे लोग जो है काम कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।